कहते हैं हर देश की अपनी एक कहानी होती है और उस देश के हर नागरिक की भी। तो आज हम भारत की नागरिकता की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो आज़ादी की खुशी, बंटवारे के दर्द और लाखों करोड़ों जिंदगियों के ताने बाने से बुनी है। जरा सोचिए, ये वो पल था जब हिंदुस्तान ने 2 सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की पहली सांस ली। पर इस आज़ादी की सुनहरी सुबह के साथ बंटवारे की एक काली रात भी थी। एक ऐसी रात जिसने इतिहास के सबसे बड़े पलायन को जन्म दिया। सरहदें खिंच गईं और देखते ही देखते लाखों लोग अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए। तो इस उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा था। सवाल ये था कि जब देश की सरहदें ही रोज बदल रही हों, तो फिर नागरिकता की सरहद कैसे तय की जाए? कौन है भारतीय? तो चलिए अब इस सवाल के जवाब को जरा गहराई से समझते हैं। इस सवाल का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 5 में। इसने उन लोगों के लिए नागरिकता का एक आधार बनाया जो उस वक्त, उस ऐतिहासिक पल में भारत की धरती पर ही मौजूद थे। तो यहाँ सबसे अहम शब्द है डोमिसाइल। इसका सीधा सा मतलब है आपका स्थायी घर। मतलब नागरिकता के किसी भी दावे के लिए ये पहली और सबसे जरूरी शर्त थी कि वो इंसान कानूनी तौर पर भारत को ही अपना स्थायी घर मानता हो। अनुच्छेद 5 के तहत हर दावे की शुरुआत यहीं से होती थी। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है कि ये एक नियम 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों को कैसे एक साथ जोड़ता है। एक तरफ है राम प्रसाद, जिनका जन्म भी भारत में हुआ था। फिर हैं गीता, जिनके पिता भारत में पैदा हुए थे। और फिर डेविड हैं, जो जन्म से तो भारतीय नहीं थे, पर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था और यहाँ रह रहे थे। इन तीनों को ही बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने आप ही भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन ये तो कहानी का एक हिस्सा था। सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती तो थी बंटवारे की वजह से बेघर हुए लाखों लोगों की। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे संविधान ने इस मानवीय संकट का समाधान कैसे निकाला। इस चुनौती को समझने के लिए आइए हरिंदर सिंह की कहानी को देखते हैं। हरिंदर की कहानी असल में उन लाखों लोगों की कहानी है जो बंटवारे के फौरन बाद अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक उम्मीद के साथ भारत आए थे। और उनकी इसी कहानी से हमें अनुच्छेद 6 का जो मानवीय पहलू है वो समझ में आता है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हरिंदर जैसे लोगों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया कितनी सीधी साधी रखी गई थी और इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत हमदर्द सोच थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने ये माना कि जो कोई भी इस मिट्टी से जुड़ा है और यहाँ पनाह लेना चाहता है, उसे बिना किसी शर्त के अपनाना इस नए राष्ट्र का सबसे पहला कर्तव्य है। अब सवाल उठता है कि यही तारीख क्यों? 19 जुलाई 1948 ही क्यों? ये तारीख बहुत अहम है। ये हमें बताती है कि कैसे सरकार ने शुरू की जो अफरा-तफरी थी, उसको संभालने के बाद लोगों के आने जाने को व्यवस्थित करने के लिए एक परमिट सिस्टम बनाया। ये उस मुश्किल दौर में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश थी। चलिए अब फातिमा बेगम की कहानी को देखते हैं। वो परमिट सिस्टम लागू होने के बाद भारत आईं। तो उनका रास्ता जो था वो हरिंदर के रास्ते से थोड़ा सा अलग था, पर हाँ, मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की नागरिकता। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। फातिमा को एक सरकारी अधिकारी के पास जाकर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ा। ये दिखाता है कि जो लोग बाद में आए उनके लिए भी नागरिकता का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, बस उन्हें एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना था। और ये 2 अनुच्छेदों की कहानी को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। एक तरफ है अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से आने वालों के लिए बाहें फैलाए खड़ा था, उनका स्वागत कर रहा था। तो दूसरी तरफ था अनुच्छेद 7, जो उन लोगों के बारे में था जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। मतलब एक अनुच्छेद लोगों को शामिल करने के लिए था, तो दूसरा उनके फैसले का सम्मान करने के लिए। अनुच्छेद 7 का असर सिर्फ कानूनी दांवपेच तक ही सीमित नहीं था, ये बहुत ही व्यक्तिगत था, दिलों को छूने वाला था। दिल्ली के खान भाइयों की कहानी इस बात का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। कैसे एक ही आंगन में पले बढ़े 2 भाई बंटवारे के दौरान लिए गए अपने अपने फैसलों की वजह से हमेशा के लिए 2 अलग-अलग देशों के नागरिक बन गए। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इस एक लाइन में उस पूरे दौर का, उस पीढ़ी का दर्द छिपा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे बेजान शब्द नहीं थे। नहीं, इनसे तो परिवारों की तकदीरें लिखी जा रही थीं, रिश्ते बदल रहे थे।
अच्छा, तो अभी तक हमने बात की उन लोगों की जो उपमहाद्वीप के अंदर थे, पर उन भारतीयों का क्या, जो दुनिया भर में फैले हुए थे? हमारे संविधान ने उन लोगों से अपना नाता कैसे जोड़ा, जिनकी जड़ें तो भारत में थी, पर उनका घर, उनका ठिकाना कहीं और था? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 8 में। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है स्वैच्छिक पंजीकरण। मतलब ये अनुच्छेद 5 की तरह अपने आप नहीं होता था। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को खुद चलकर भारतीय दूतावास जाना होता था और नागरिकता के लिए आवेदन करना होता था। ये उनका अपना एक सक्रिय फैसला था, एक चुनाव था। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने उस वक्त की जो तात्कालिक समस्याएं थीं, उन्हें तो बड़ी खूबी से सुलझा लिया, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ आज पर नहीं थी, वो आने वाले कल को देख रहे थे। उन्हें एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी रूपरेखा बनानी थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नागरिकता के नियम तय कर सके। और ये नियम बिल्कुल साफ और सीधा था, जिसके पीछे एक बहुत मजबूत सोच थी। एक नए नए आज़ाद हुए राष्ट्र के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि यहाँ के लोग अपनी पूरी वफादारी, अपनी पूरी निष्ठा सिर्फ एक ही देश के प्रति रखें। और शायद इसी वजह से भारत ने दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं दी। और फिर आता है अनुच्छेद 11। इसे हम नागरिकता के नियमों की मास्टर की या महाकुंजी कह सकते हैं। हमारे संविधान निर्माता ये बात बखूबी समझते थे कि वक्त के साथ भविष्य की जरूरतें बदल सकती हैं। इसीलिए उन्होंने नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार आने वाली संसद के हाथों में सौंप दिया। सच कहूं तो ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम था। और संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल भी किया। अनुच्छेद 11 से मिली इसी ताकत का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भविष्य में नागरिकता पाने के 4 मुख्य रास्ते तय कर दिए: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के जरिए और देशीयकरण के द्वारा। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि संविधान के ये शुरुआती अनुच्छेद सिर्फ सूखे कानूनी नियम नहीं थे। नहीं, ये उस वक्त के एक बहुत बड़े मानवीय संकट का एक बहुत ही सोचा समझा और हमदर्दी भरा समाधान थे। एक ऐसा समाधान जिसने आने वाले भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी। और ये सारी बातें हमें वापस उन्हीं बुनियादी सवालों पर ले आती हैं जो इस पूरी कहानी की शुरुआत से हमारे जहन में गूंज रहे हैं। और ये वो सवाल हैं जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। ये ऐतिहासिक कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर जो बहस है वो कोई खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिन बड़े सवालों का सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया था, वो सवाल आज भी एक अलग रूप में हमारे सामने खड़े हैं। और हम इन सवालों का क्या जवाब देते हैं, वही हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करेगा।